अच्छा भाई, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ। और जो टॉपिक हम शुरू करेंगे ना, वो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा भाई, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद, यार बातें छोड़ दो, अब इधर आ जाओ। सही है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग की शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखें, पहली चीज तो ये है कि प्रोसेस किसको कहते हैं। प्रोसेस किसको कहते हैं? तो प्रोसेस इज एक्चुअली एनी प्रोसीजर, एनी एक्टिविटी दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोसेस। अच्छा, अब मैं आपको देखें एक बात बताता हूँ कि जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जब अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं तो वो प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरती है। वो प्रोडक्ट्स मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरती है। लेट मी एक्सप्लेन कि बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जब अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरती हैं। और जब वो प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजरती हैं तो उस हर प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ खर्चा होता है। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं टेक्सटाइल कंपनी की, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जो टेक्सटाइल कंपनी होती है ना, वो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अल्टीमेटली ये जो कपड़ा हम पहनते हैं, इस कपड़े को पहनने के लिए, इस कपड़े को जिस्म पे लाने तक का बेशुमार तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक चीज देखें, मैं एग्जांपल है कि एक टेक्सटाइल मिल की बात करता हूँ, लेट्स से कि निशात मिल की। मैं निशात मिल की बात करता हूँ। अब निशात मिल कपड़ा बना रहा है, तो कपड़ा बनाते हुए एक जो प्रोसेस है निशात मिल का, वो एक प्रोसेस जो है ना, मे बी पॉसिबल लेट्स से कि कपड़े का डाइंग प्रोसेस। और उस डाइंग प्रोसेस के बाद जो है वो एक है स्टिचिंग का उसका प्रोसेस, कि आपको स्टिच गारमेंट्स देने के लिए, फिर उसके बाद सॉरी स्टिचिंग, उसके बाद आपका है कटिंग का प्रोसेस, और कटिंग के बाद है स्टिचिंग का प्रोसेस, और स्टिचिंग के बाद है फिनिशिंग का प्रोसेस। सो अब अज्यूम करें निशात मिल जो है ना, वो कपड़े बना के बेच रहा है, कुर्ते बना के बेच रहा है, सिले हुए कपड़े बना के बेच रहा है। तो सिले हुए कपड़े या जो कुर्ते हैं उसको जब बना के बेच रहा है, तो एक कपड़ा मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजर के अल्टीमेटली दुकान तक पहुंचता है, मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर के दुकान तक पहुंचता है। तो जब मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, मैंने एग्जांपल ले ली कि जी पहले कपड़े की डाइंग प्रिंटिंग हो रही है, फिर कपड़े की कटिंग हो रही है एज पर द पैटर्न, और कपड़े की कटिंग होने के बाद उसकी स्टिचिंग हो रही है, और स्टिचिंग होने के बाद फिनिशिंग हो रही है। अब जरा एक देखें, बात समझिएगा। अज्यूम करें आई नेम इट अ प्रोसेस 1, मैं इसको प्रोसेस 2 नाम देता हूं, मैं इसको प्रोसेस 3 नाम देता हूं, और इसको प्रोसेस 4 नाम देता हूं। सो अगर आप देखेंगे तो होगा कुछ तरीके से कि इस स्पेसिफिक प्रोसेस 1 के अंदर, इस स्पेसिफिक प्रोसेस 1 के अंदर आपके पास कुछ मटेरियल लगेगा, कुछ लेबर लगेगी, कुछ ओवरहेड्स लगेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये जो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, इसका ट्रैक रखना पड़ेगा ना कि कितनी कॉस्ट है। क्योंकि देखें अल्टीमेटली जब यहाँ पे फिनिश गुड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिनिश गुड ये मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर के प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तब कहीं जाकर आउटपुट प्रोडक्ट आ रही है। तो उस आउटपुट प्रोडक्ट की वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि आपको पता लगे कि भाई मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इस पे कॉस्ट कितनी इंकर। तो प्रोसेस 1 में कॉस्ट इंकर होगी, होने के बाद ये यहाँ से प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जब हम प्रोसेस 2 में आएंगे तो प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 से इनपुट आ रहा होगा, फिर प्रोसेस 2 में अलग से मटेरियल लग रहा होगा, अलग से लेबर की कॉस्ट लग रही होगी, अलग से ओवरहेड्स इंकर हो रहे होंगे प्रोसेस 2 के अंदर भी, यानी कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी। फिर यहां से मे भी पॉसिबल ये प्रोडक्ट जाएगी प्रोसेस 3 के अंदर। सो जब हम प्रोसेस प्रोसेस 3 में प्रोसेस 2 से इनपुट आया, इनपुट आने के बाद वही इसका मटेरियल लगा, इसका लेबर लगा, इसका ओवरहेड लगा, और फिर ये प्रोसेस 4 में गई। और जब ये प्रोडक्ट प्रोसेस 4 में आई तो प्रोसेस 4 के अंदर अगेन प्रोसेस 3 से तुम्हारे पास इनपुट आ रहा है, आपके पास मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, ओवरहेड्स की कॉस्ट इंकर हो रही है,
और फिर ये फिनिश गुड की कैटेगरी में आ गया। सो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के थ्रू गुजर के तैयार होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजर के तैयार होती है, मल्टीपल एक्टिविटीज से गुजर के तैयार होती है, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे एक सर्टेन कॉस्ट इंकर होती है। उस कॉस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है। उस कॉस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है कि यू क्रिएट अ प्रोसेस अकाउंट, और हर प्रोसेस के अंदर जितनी 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 कॉस्ट इंकर होती है उस कॉस्ट का आप रिकॉर्ड रखते जाते हो, रखते जाते हो, रखते जाते हो, और एंड में जाके आपके पास फिनिश गुड का वैल्यू आ जाता है। ये बात समझ में आती? यहां तक कुछ कॉपी करना है कॉपी कर लो, कुछ लिखना है लिख लो। अब जरा बात सुनिएगा कि नाउ व्हाट नेक्स्ट इज दैट। तो ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, इस प्रोसेस कॉस्टिंग को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना पड़ेगा। जब आप वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे तो आगे आपको आसानी होगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस कॉस्ट। वो टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास है इनपुट। इनपुट का मतलब है कि इनपुट्स इनटू अ प्रोसेस। तो कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो इनपुट्स होते हैं वो इनपुट कहलाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने मटेरियल इनपुट करा, आपकी लेबर ने काम किया तो लेबर भी एक इनपुट हो जाएगा। एक प्रोसेस में काम हुआ तो ओवरहेड्स की कॉस्ट इंकर हुई तो ओवरहेड भी इनपुट हो जाएंगे। So that is generally what an input is. Input means anything input into a process, whether that be material, whether that be labor, whether that be overhead, सारी चीजें input की कैटेगरी में आएंगी। नंबर 2 पॉइंट है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है एक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस के अंदर जो एक्सपेक्टेड लॉस होगा ना, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल लॉस। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे कपड़े की एग्जांपल दी थी ना, इस कपड़े की एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब आप सोचें, इमेजिन करें कि एक कंपनी का स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, सही है, उसमें कपड़ा आया। अब वो सॉरी कटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें कपड़ा आया, सही है। अब कपड़ा आने के बाद आपको एक चीज पता है कि यार ये इतना बड़ा कपड़ा है, इसमें से अगर फॉर एग्जांपल इसने कमीज का पैटर्न काटना है तो कमीज का पैटर्न काटेगा तो इस तरीके से पैटर्न कटेगा, सही है, और इस तरीके से कटेगा। मैं दर्जी नहीं हूं तो इसलिए मैं ऐसे उल्टे सीधे काट रहा हूँ, सही है ना। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल जो भी कट गया, सही है। अच्छा अब देखें, अब कहने का मकसद कुछ इस तरह से है कि ये कभी किसी गलत बंदे का नहीं चलेगा, गलत काट दिया मसला हो जाएगा। अच्छा देखें, सो अगर हम बात करें यहाँ पे ना, तो बेसिकली क्या होगा, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये बेसिकली दाया हो रहा है कपड़ा, सही है। उसके अलावा जो है ना, ये कपड़ा आपका दाया हो रहा है, सही है, ये कपड़ा दाया हो रहा है, ये कपड़ा दाया हो रहा है, ये कपड़ा दाया हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। कहने का मकसद कुछ तरीके से कि एक दर्जी को पता होगा कि भाई अगर मेरे पास 4.5 मीटर कपड़ा आएगा तो 4.5 मीटर कपड़े में से इसका मतलब ये है कि 0.3 मीटर जो है ना शायद कतरने निकलेंगी। ये नॉर्मल लॉस है। ये क्या है, ये नॉर्मल लॉस है, इतना कपड़ा निकलेगा, ये नॉर्मल लॉस। सो व्हाट इज द नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस इज एक एक्सपेक्टेड लॉस है ना फ्रॉम द प्रोसेस, तो उसको कहते हैं नॉर्मल लॉस, यानी कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अब आप दर्जी के बाद जो है, भाई तुमने मेरा इतना कपड़ा खराब कर दिया, तो अबे बंद दस्ती ने पहनेगा, सही एक बात है ना। तो कपड़ा तो कटेगा ना, यार कटेगा तो खराब होगा, सही है। अच्छा अगली बात, इसी तरीके से आप जरा समझें कि पहले भी एक आध बार डिस्कशन हुई है कि जब हम दूध को उबालते हैं, तो दूध को उबालते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको पता है जी, दूध में पानी होता है। अच्छा आप देखें, खालिस दूध में भी पानी होता है, खालिस दूध में भी पानी होता है, राइट। तो वो जो खालिस दूध में भी पानी होता है, और इसी वजह से दूध को जब आप उबालते हैं
और एक सर्टेन टेम्परेचर पे लेके चले जाते हैं तो वो खोए में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी रीजन होती है कि उस वक्त आप उसका सारा पानी जला देते हैं, लेकिन हम नॉर्मली दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उस तक लेके आते हैं। तो प्रॉब्ली शायद ये होगा कि अगर आप 100 लीटर दूध को उबालोगे तो 100 लीटर दूध में से शायद जो है ना 5 लीटर, अगर ताजा दूध होगा ना, ओरिजिनल दूध होगा, शायद 5 लीटर पानी उड़ जाए। यानी कि इसका मतलब है कि 5 लीटर डिवाइड बाय 100, 5% दूध में से नॉर्मल लॉस। अगर आप 100 लीटर दूध उबालोगे 5% हवा में उड़ जाएगा, ये नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस। सही है, यहाँ ना क्लियर है? खाना पकाते हैं, खाना पकाते हैं, प्याज डालते हैं तो पूरी प्याज थोड़ी को डल जाती है। 1 किलो प्याज लाओगे, उसको काटोगे तो उसके छिलके निकलेंगे, कचरे निकलेंगे, एक्सेट्रा। 1 किलो प्याज थोड़ी हो जाएगी। बाजार में 1 किलो गोश्त लेने के लिए जाते हो, नेट वेट 1 किलो थोड़ी होता है। थोड़े से छींचड़े निकलते हैं, थोड़ी सी चिकनाई निकलती है, थोड़ी सी गंदगी निकलती है, थोड़ी सी हड्डियां निकलती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मिल मिला के आपको कोई 8-10% का लॉस होता है। यहाँ क्लियर है? अगली बात, ये क्या हो गया भाई? ये नॉर्मल लॉस हो गया। अब आ जाए थर्ड, विच इज कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल लॉस। यूजुअली होता है ना, अगर लेबर भी आइडल टाइम दोगा ना, वो नॉर्मल लॉस है ना। यानी एक बात है, एक बंदे को मैंने 8 घंटे के लिए हायर किया है, तो क्या 8 घंटे वो काम करेगा क्या? कहाँ से करेगा? अबे बाथरूम नहीं जाएगा, इंसान नहीं है, खाना नहीं खाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, एक आध घंटा जाया होगा ना यार। आइडल टाइम है ना ये। नहीं नहीं, एक बात है ना। अच्छा भाई चलो इधर 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 इधर। अच्छा देखो, ओवरहेड अगर लेबर ड्रिवन है तो उसमें नॉर्मल लॉस आएगा। यानी कि अगर आपके भाई, अगर लेबर काम करती है तो मशीनें चलती हैं व्हाट्सएवर, तो वहां भी आएगा। यदि मशीन चल रही है। अच्छा जी, एबनॉर्मल लॉस सुने। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस इज व्हेन द एक्चुअल लॉस is more than expected loss. When the actual loss is more than the expected loss. मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ कि भाई आपने इनपुट किया था 100 लीटर मिल्क, आपका नॉर्मल लॉस था 5%, इसका मतलब 5 लीटर का लॉस होना था। सो आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो 95 लीटर था, जो एक्चुअल आउटपुट आया वो 92 लीटर आया। सो ये जो 3 लीटर और जाया हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है। ये क्या है? ये एबनॉर्मल लॉस है। भाई सोचा था 5 लीटर जाया होगा, 8 लीटर जाया हो गया यार। 95 का एक्सपेक्टेड आउटपुट था, 92 का आउटपुट आया, ये एबनॉर्मल लॉस है 3 लीटर। मेरा एक कजन है, उसकी दूध की दुकान है, तो वो खुद चार्ट अकाउंटेंट है। उसने दूध, अब मैं एक चीज थोड़ी सी बता रहा हूँ, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, मैं उसको कहूँ दूध का शोरूम है, सही है ना? तो आप लोगों को लगेगा अच्छा है, सही है। अच्छा जी, आप देखे ना, कपड़े की दुकान है, कपड़े का शोरूम है, सही है ना? सो नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसको किसी ने कहा भाई दूध में बड़ा नफा है, दूध का काम करो, तो सही है। कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट है जी? 80 लाख से करोड़ रुपए की, सही है जी। अच्छा भाई, तो उसने बोला हम तो शशकी वाली दुकान बनाएंगे, हम तो शशकी वाली दुकान बनाएंगे, ऐसी दुकान बनाएंगे कि दुनिया जो ना, जैसे नहीं मीट वन जब आया था, तो मीट वन आया था भाई गोश्त में, मतलब यानी कि औरतें भी गोश्त लेने आ सके, ये कॉन्सेप्ट से आया था, सही है ना? क्योंकि देखें औरतें जनरली गोश्त वालों के पास नहीं जाती, क्यों? गोश्त वाले के मुंह से पीके उड़ रही होती हैं, सही है ना? और उसके बाद जो ना गोश्त वाले के दुकान में जाओ तो छींचड़े, बिल्लियां और अजीब यूं चल रहा होता है कहानी, सही है ना? सो जनरली द वुमेन, द लेडीज, दे अवॉइड गोइंग टू द मीट शॉप। तो इसीलिए मीट वन कामयाब हुआ कि भाई औरतें आए, बच्चे आए, मर्द आए,
आपको गोश्त की समझ, आपको गोश्त की नहीं समझ, खैर है, हम आपको सही कटा हुआ गोश्त देंगे। अगर हम बोलेंगे बोंग है तो बोंग होगी, वो पसली नहीं होगी, सही है ना। तो यानी कि दैट इज व्हाट मीट वन वाज। तो उसने कहा जी हम दूध की दुकान शशकी वाली खोलेंगे, कि लोग दूध की दुकान में ना, अब उसने बेचारे ने शशकी वाली दुकान तो खोली, खोलने के बाद जो ना वो सिचुएशन ऐसी हुई कि 2-3 लोगों ने मिलके खोली इन्होंने। तो जब खोलने के बाद जो ना वो हुआ है कि भाई दूध में प्रोक्योरमेंट भी तो करनी है, तो दूध में एक टर्मिनोलॉजी होती है साल की बंदी, साल की बंदी। अच्छा ना व्हाट इज दिस साल, अबे बंदी वो लड़की नहीं भाई, साल की बंदी। बंदी का मतलब ये होता है कि भाई साल का कॉन्ट्रैक्ट, सही है। अब भाई आपने दूध का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 110 रुपए के रेट पे, अब दूध 150 हो जाए, अब दूध 70 हो जाए, तूने 110 पे लेना है। तो इसीलिए आपके घर में अगर गवाले का दूध आता है ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रेट ऊपर हो नीचे हो, गवाला दूध का रेट नहीं चेंज करता। आप गवाले को बोलो भाई रेट जो है ना वो मार्केट में रेट कम हो गया, तू दूध नीचे कर, कहना भाई हमारी बंदी है। तो बंदी है क्या मतलब ये है कि हमारा फिक्स रेट है, सही। अब मेरी बात सुनना जरा, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। तो मैंने उसको बोला, उससे मेरी बात हुई ना कजन से, तो उसने कहा यार 2 महीने बाद ना हमने हमने बंदी खत्म कर दी। अच्छा मैं सही वर्ड यूज कर रहा था, हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया 2 महीने बाद, सही है। सब देखें, तो वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जिसको आप खत्म होने का समझ रहे हो, सही है ना। अच्छा देखें, सो बेसिकली हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। सुनो 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 भाई, बातें मुझसे करो, आपस में नहीं करो ना। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जी। मैंने कहा क्यों खत्म कर दिया, कह रहा यार लुकमान दूध में चोरी इतनी है, दूध में 2 नंबरी इतनी है कि मतलब जो दूध बोलते हैं ना वैसा देते ही नहीं। कभी उसमें जो है ना वो अरारोट का पाउडर मिला के दूध को गाढ़ा करेंगे, कभी दूध पाउडर मिला के देंगे, मतलब एक दूध में अजीब 2 नंबरी है। तो बोला दूध की जो दुकानें चल रही है ना, अगर तो पीछे से उसके अपने भैंसे हैं, पीछे से अपनी सप्लाई है ना, तो वो 1 नंबर दूध दे सकता है, वरना बगैर मिक्सिंग के दूध बिक ही नहीं सकता। दूध में बचत ही नहीं है। बोला 1.5 रुपया बचता है दूध में, 2 रुपया बचता है मैक्सिमम, दूध में बचत ही नहीं है। और बोला 2 रुपए बचे, तो अगर आपका जो है ना रोज का हो ना कोई 40-50 हज़ार लीटर दूध हो, तो आपको समझ में आता है कि भाई कुछ बचेगा, किराया निकलेगा, बंदों की तनख्वाह निकलेगा। दूध में बचत नहीं है अगर अनलेस एंड अनटिल पीछे से आपकी खुद की भैंसें हो। खैर नहीं भाई, अबे 80 करोड़ में तो एक भैंस आती है भाई अच्छी वाली, क्या हो गया। नहीं नहीं, 5-5 लाख की भैंस, सही है। अच्छा देखें, सो कमिंग बैक टू इट, इधर आए देखें, कमिंग बैक। तो अब वो जो दूध है ना उसमें अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, आप 5% नॉर्मल समझ रहे थे, अब आप उबाल लें तो भाई एंड में जाके 82% आ रहा है, 85% आ रहा है, तो ये अब नॉर्मल लॉस की सिचुएशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगली बात, इधर आओ, मैंने कहा बातें मुझसे करो। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन किसको कहते हैं? एबनॉर्मल गेन इज बेसिकली actual output is more than expected output। आपका जो एक्चुअल आउटपुट है ना वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से जब ज्यादा हो तो ये एबनॉर्मल गेन होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जी आपने इनपुट करा 100 kg, आपका नॉर्मल लॉस था 5%, तो 5 kg का लॉस था। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था वो एक्सपेक्टेड आउटपुट 95 kg था, और जो एक्चुअल आउटपुट हो गया वो 97 kg हो गया। तो बेटा ये जो 2 kg है ना, ये क्या है, ये एबनॉर्मल गेन है। ये जो 2 kg है ये क्या है, ये एबनॉर्मल गेन है। ये जो 2 kg है ये क्या है, ये एबनॉर्मल गेन है। गर्मी हो रही है। हाँ भाई, ये जो 2 kg है ये क्या है, ये एबनॉर्मल गेन है, सही है।
अगली बात ये है कि ये तो हो गया एबनॉर्मल गेन, सही है। ये कोई टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई ना। अच्छा, अब देखें, अब एक बात सुनिएगा, स्क्रैप वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है ना, कबाड़ को जिस रेट पे बेचेंगे वो स्क्रैप वैल्यू, सही है ना। अब मैं एक प्रोसेस अकाउंट बनाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जी प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, उसको जरा देखिए। ये अमाउंट, अमाउंट, रेट और क्वांटिटी। अब देखिए, आप बात सुनिएगा और जरा बात समझिएगा। अमाउंट, रेट और क्वांटिटी, सबसे पहली चीज तो ये है, क्यों नजर नहीं आ रहा नीचे जी? अभी आ रहा ना यार, बाबा आ रहा ना, बाबा आ रहा ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं यार। अच्छा जी, सो मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड्स है, उसके बाद अच्छा भाई इधर आ जाए जरा, थोड़ा सा इस प्रोसेस अकाउंट को मैंने जूम आउट कर दिया है ताकि आपको इजीली विजिबल हो। इस प्रोसेस अकाउंट में, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड्स को मैंने तीनों का यहाँ पे लिखा है कि इसको रिकॉर्ड करेंगे एट द वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट। नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने लिखा है इसको रिकॉर्ड करेंगे एट स्क्रैप वैल्यू। डब्ल्यूआईपी के मैंने बारे में लिखा है कंप्यूट द वैल्यू। डब्ल्यूआईपी के बारे में मैंने लिखा है कंप्यूट वैल्यू है भाई। डब्ल्यूआईपी के बारे में क्या है?
यू गॉट टू कंप्यूट द वैल्यू। सही है, चलें शाबाश। अब एक काम करें, इसको कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात सुनिएगा जरा, प्रोसेस अकाउंट की थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोसेस अकाउंट। देखिए, मैंने ये 3 कॉलमनर प्रोसेस अकाउंट बनाया है, और वो 3 कॉलमनर प्रोसेस अकाउंट बनाने का रीजन ये है कि जनरली प्रोसेस अकाउंट के अंदर हमें जो है ना, वो हर चीज की एक अलग अलग वैल्यू डालनी होती है। तो हर चीज की अलग अलग वैल्यू इनपुट करने के लिए आसानी उस वक्त होती है जब आप ये 3 कॉलमनर प्रोसेस अकाउंट यूज करते हैं। जब आप ये 3 कॉलमनर प्रोसेस अकाउंट यूज करते हैं तो आपको आसानी होती है। अब लाइक फॉर एग्जांपल जरा समझिएगा कि आपके पास जी मटेरियल जो है ना, यहाँ पे 4000 यूनिट आपने इनपुट करा। 400 यूनिट का आपका नॉर्मल लॉस था, सही है। लेट्स से के 3500 आपका फिनिश गुड्स आ गया। लेट्स से के 1000 आपका WIP आ गया। लेट्स से 600 WIP आ गया। अब अगर ये पूरी सिचुएशन को मैं बैलेंस करूं तो मेरे पास समझ में आता है कि 4000 यूनिट यहाँ थे, और यहाँ पे अगर देखा जाए 3500 प्लस 600 प्लस 400 कितना आता है? हाँ, कितना? 40। अच्छा, एक सेकेंड रुके जरा, मैं ज्यादा लिख दिया। ये मैं 250 लिख रहा हूँ, ये मैं 400 लिख रहा हूँ। अब जरा बताएं कितना होता है? क्रेडिट साइड में कितना है? 4150 क्रेडिट साइड पे, सही है जी। तो अगर क्रेडिट साइड पे 4150 है तो यहाँ भी 4150 होना चाहिए, यानी 150 एबनॉर्मल गेन हो गया। यानी इसका मतलब 150 एबनॉर्मल गेन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? सो ये बात समझ में आती है, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस कहाँ कहाँ पे हो गए। तो प्रोसेस अकाउंट में इनपुट कैसे होगा, बात समझ में आ रही है? इनपुट आपके हाथ में, नॉर्मल लॉस आपने कैलकुलेट करना है, जो फिनिश गुड्स है वो आपका डिटरमिन होगा, क्लोजिंग डिटरमिन होगा, बैलेंसिंग फिगर या एबनॉर्मल गेन होगा या फिर एबनॉर्मल लॉस होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब नाउ इस प्रोसेस अकाउंट में हम जो है इस नॉर्मल लॉस को किस वैल्यू पे लिखेंगे? तो नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे लिखी है, रिकॉर्डेड स्क्रैप वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो इनपुट यूनिट है वो 100 रुपए का, और आपको कहा गया जी स्क्रैप की वैल्यू है 22 रुपए, तो आप नॉर्मल लॉस को 22 रुपए के रेट पे रखेंगे। अगर आपका इनपुट 100 रुपए का है और आपको कहा गया कि जी नॉर्मल स्क्रैप की वैल्यू 22 रुपए है, तो नॉर्मल लॉस के जितने यूनिट है उसको 22 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है? अगली बात, ये जो एबनॉर्मल लॉस है, ये जो फिनिश गुड्स है, और ये जो एबनॉर्मल गेन है, इन तीनों को कैसे मेजर करेंगे? तो इन तीनों को आप रिकॉर्ड करेंगे एट द वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट। इन तीनों को आप रिकॉर्ड करेंगे एट द वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट। बेटा रिपीट कर रहा हूं, 100 रुपए का तुमने मटेरियल इनपुट किया प्रोसेस में, और तुम्हारा जो स्क्रैप वैल्यू है ना उस मटेरियल की वो 22 रुपए है, तो तुम नॉर्मल लॉस के जो यूनिट वैल्यू करोगे वो 22 रुपए के रेट पे करोगे। कितने पे करोगे? 22 रुपए के रेट। अगली बात, ये जो एबनॉर्मल लॉस है, ये जो फिनिश गुड है, और ये जो एबनॉर्मल गेन है, इन तीनों को वैल्यू किया जाएगा एट द वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट। किस पे वैल्यू किया जाएगा? एट द वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट। यहाँ तक सही है? यहाँ तक क्लियर है? सही है ना? अच्छा, हाँ जी, सही हो गया। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज देयर। अब अगर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूं, सिलसिला और आगे बढ़ाऊं, तो अब क्या होता है? अब है ये कि मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको, इनफैक्ट एग्जाम्पल लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूं कि वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट, या जिसको हम फिनिश गुड कहते हैं, वो वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट या फिनिश गुड कैलकुलेट कैसे होता है। तो वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट या फिनिश गुड को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका होता है इनपुट माइनस। देखें, एक एक चीज पे फोकस रखना, कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं डालना। इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू
of normal loss units divided by expected output. 2 मिनट के लिए आप रुक जाइएगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जांपल, उसके बाद कॉपी कर. मैंने आपसे कहा इनपुट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट. अब बात सुनो. फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में तुम्हारे पास इनपुट है 5000 kg एट द रेट ऑफ ₹20. कितना होता है जरा बताओ. और तुम्हारे पास इनपुट में कन्वर्जन कॉस्ट पता है ना, डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड को कहते हैं. 100,000 सही है. डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड जो कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, वो कन्वर्जन कॉस्ट लेट से के 40,000 रुपए. सही है. उसके अलावा आपको कह रहा है कि जो नॉर्मल लॉस है, वो नॉर्मल लॉस जो है ना वो 10% है. और आपको कह रहा है कि जो स्क्रैप वैल्यू है, वो स्क्रैप वैल्यू जो है वो क्या है, वो स्क्रैप वैल्यू इज लेट से के ₹4. अब बात सुनिएगा. रिक्वायरमेंट ये है कि आप बेसिकली वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट निकालें. आप क्या करें, वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट निकालें. कैसे आएगी जरा समझना, उसके बाद छाप लेना. आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट निकालना है ना. वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट निकालने के लिए क्या करोगे, इनपुट 1,00,000 रुपए का मटेरियल का इनपुट हो गया, प्लस 40,000 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट हो गई, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. सो अगर तुम देखोगे तो 4 रुपए का रेट है, 5,000 यूनिट है, उसमें से 10% जो है ना वो नॉर्मल लॉस, उसमें से 10% जो है ना नॉर्मल लॉस, यानी कि 500 यूनिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट. एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होगा, 5,000 यूनिट का इनपुट है. अगर 10% भाई नॉर्मल लॉस है तो 90% एक्सपेक्टेड आउटपुट है. सो अगर इस बेसिस पे देखूं, सो वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट जो जाएगी वो 1,40,000 माइनस ये कितना होता है, 20,000 या 2,000. 2,000. और इसको आप डिवाइड करोगे 4,500 से, सो कितना हो गया, थ्री जीरो. ये हाँ सही है. ओके 30.6 ऑनवर्ड्स सही है ना. अच्छा देखें, सो बेसिकली क्या हो गया, ये आपका वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट आ गया. तो जब भी गुड आउटपुट का वैल्यू निकालना है कैसे निकलेगा, आपने कहा भाई देख बात सुन, हमने 5,000 किलो डाला था, 500 किलो तो लॉस होना ही था ना, उसके ऊपर वैल्यूएशन करना ही नहीं, वो तो भूल जा. उसका जो स्क्रैप वैल्यू मिल रही है ना वो बोनस है, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू मिल रही है ना वो बोनस है. तो अब आप एक काम करें, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं. मैंने इसको जूम आउट कर दिया, आप इसको कॉपी करें, फिर हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. अच्छा भाई, तो ये तो हमने कर लिया क्या, ये हमने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू ऑफ गुड आउटपुट. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हुए अब मजीद बात करते हैं कि यहाँ पे हम बनाते हैं इसका प्रोसेस अकाउंट. क्या बनाते हैं हम इसका प्रोसेस अकाउंट. अगर तुम इसका प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो उसमें तुम्हारा मटेरियल है 5,000 किलो, 20 रुपए के रेट पे 1,00,000 रुपए का. तुम्हारी कन्वर्जन कॉस्ट है
तुम्हारा नॉर्मल लॉस है 500 यूनिट 4 रुपए के रेट पे 2000 रुपए। तुम्हारा फिनिश गुड्स है और वो जो फिनिश गुड्स है वो 4500 यूनिट है 30.67 के रेट पे। सो ये हो जाएगा 1,38,000 और ये 1,40,000 और 1,40,000 पे ये आपके पास मामला हो जाएगा डन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ नहीं है? नहीं माना, अभी तो सिंपल था ना यही सवाल। सही है ना? कोई नहीं है कन्वर्जन का, उसका रेट कोई नहीं है। हाँ ओके जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने कॉलम कैसे फिलअप किए। देखो मुझे एक बात बताओ, तुमने ये जो यहाँ पे गुड आउटपुट निकाला था 30.67, ये यहाँ पे आएगा ना, और ये 4 रुपए तो ये तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे आएगा। इस तरीके से फिलअप किए बेटा कॉलम। सही है, चलें आगे बढ़े। अच्छा भाई अब आगे बढ़े, यहां तक हो गया ना, क्लियर है ना? अब अगली बात सुनो, अब अगली बात सुनो। अब हम करेंगे कुछ इस तरह से कि क्योंकि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया है, तो मैं अब ये करूंगा कि मैं जो ना कुछ मुख्तलिफ तरह से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, और वो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, उस प्रोसेस कॉस्ट, भाई इधर आ जाना यार, बातें किस बात की हैं। सो मैं आपको जो ना उससे एक्सप्लेन करूंगा कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस होते किस तरह से, अगले कॉन्सेप्ट समझाने से पहले। ये कुछ ACCA का एक पेपर है F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये उसमें जो है वो कुछ MCQs हैं बेसिक लेवल के प्रोसेस कॉस्टिंग के। उन MCQs को हम डिस्कस करेंगे, सारे नहीं करेंगे, थोड़े से करेंगे, बिकॉज फिर आगे और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। सो आप क्या करें, सबसे पहले आ जाए मेरे साथ इस 8A1 पे। आप 2 मिनट ले लें, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन जी, 2 मिनट ले लें, शाबाश।
ओके जी, देखें आपको कहता है अ केमिकल, इधर आ जाना, देखें अ केमिकल प्रोसेस हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 10% ऑफ इनपुट in a period 2500 kg of material were input and there was an abnormal loss of 75 kg. What quantity of good production was achieved? So आप अगर प्रोसेस अकाउंट बना देंगे तो उस प्रोसेस अकाउंट के अंदर आपके पास इनपुट है 2500, आपका जो नॉर्मल लॉस है वो इसका 10% है विच इज 250, आपका एबनॉर्मल लॉस है 75 और क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो अज्यूम किया जाएगा कोई WIP नहीं है, सो आपके पास जो फिनिश गुड्स हो जाएंगे वो कितने 2175, सो 2175 kg is the correct answer. 2175 kg is the correct answer. यहाँ तक क्लियर है? अगली बात 8A.4 करें, शाबाश 2 मिनट है। 8A.4 शाबाश 2 मिनट है। अच्छा भाई देखें, इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए, साथ साथ नाउ इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, सारे आ जाओ भाई इधर। इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस the input for the period was 2000 units. There were no inventories at the beginning or at the end of the process. Opening कुछ भी नहीं था, closing कुछ भी नहीं था. Normal loss is 5% of input. अब आप देखें इनपुट है 2000, नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 5% कितना होता है 100, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है 1900। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इज देयर एन एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन उस वक्त होगा जब तुम्हारी प्रोडक्शन 1900 से ज्यादा होगी, है ना। 1900 तो हम दिमाग बना के बैठे इतना निकलेगा, इससे ज्यादा हो जाए तो एबनॉर्मल है। एक्चुअल आउटपुट 1800, ये तो एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल गेन है, ये एबनॉर्मल गेन, because you are expecting the output to be 1900. If the actual output is more than the expected output, that's an abnormal gain. Clear है? चलो 8A5 फौरन से कह रहा है in a process account, in a process account how are abnormal losses valued? Abnormal loss, abnormal gain और फिनिश गुड तीनों को एक ही वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, which is value of good output. सही है, सही है भाई। चलो भाई 8A.6 शाबाश, चलो 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 शाबाश हो जाइए। अच्छा भाई अब जरा समझे मेरे साथ, देखें इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बातें छोड़ो, इधर आओ। A company needs to produce 340 liters of chemical X. There is a normal loss of 10% of the material input into the process.
During a given month, the company did produce 340 liters of good production. यानी finished good कितना था? 340. Although there was an abnormal loss of 5% of input into the process. अच्छा, अबे भाई नॉर्मल लॉस हो रहा है 10%, एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 5%, टोटल 15% लॉस हो गया। तो गुड आउटपुट कितना है? 85%। तो भाई साहब अगर ये 340 लीटर 85% है तो x 100% है ना, निकालो। मैथ्स पास है सबका? नहीं है या उसमें भी एग्जाम्पशन है? मैथ्स में भी एग्जाम्पशन है भाई, मैथ्स में तो एग्जाम्पशन नहीं है। सही है ना? चलो भाई ये 8A.12 करें, शाबाश। 8A.12 करें, शाबाश। हाँ भाई चलें, शुरू करें। A company uses process costing to value its output. The following was recorded for the period. Input material है 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.5 रुपए पर यूनिट। कन्वर्जन कॉस्ट है, नॉर्मल लॉस है, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस क्या भाड़ में? एक्चुअल लॉस क्या भाड़ में एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुड आउटपुट। सही है, नॉर्मल लॉस मैटर करता है। अच्छा जी, अब बात सुनिएगा और बात समझिएगा। बात ये है, there was no opening or closing। कहता है what was the valuation of 1 unit of output to 1 decimal place। तो आपने कहा जी इनपुट बताओ, तो बेटा ये 2000 का 4.5 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 9000 रुपए। सो गुड आउटपुट की वैल्यू कैसे निकालोगे? 9000 प्लस, एक मिनट सॉरी, वहां पूरा आता नहीं। 9000 प्लस 13,340 माइनस 2000 into 5% multiplied by 3 divided by 2000 into 95%, कितना होता है? अबे भाई क्या कर रहे हो? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है।
हाँ है तो नहीं, सही निकालो ना भाई। क्या आ रहा है 11 पॉइंट, अबे सारे 11 पॉइंट समथिंग है। एमसीक्यू है, बताओ क्या है 6। ओके वी गेट इट नाउ। अच्छा बेटा एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हें ये सेशन एंड करके दिखा दूं। हंसा वेट कर लो, मैं सेशन एंड करके दिखा देता हूँ। चलो भाई अब ये 8 A 13 करो, शाबाश 8 A 13। चल भाई मजाक छोड़ो, इधर आओ इधर आओ। हाँ क्या हुआ, आउटपुट आया नहीं आया? क्या डी आया? डी आंसर है। चलो देखते हैं। कहता है अ कंपनी ऑपरेट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इधर 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 इधर, into which 3000 units of material costing 9000 was input in a period. Conversion cost for this period was this, and losses which have a scrap value of 1.5 are expected at the rate of 10% of input. There were no opening, closing, and output for the period was this. अब देखो ये बात सुनो, गुड आउटपुट का रेट क्या होता है आपका? इस केस में आएगा 9000 प्लस 11970 माइनस माइनस 3000 इंटू 10% इंटू 4.5। डिवाइड किससे करोगे? 1.5 डिवाइड किससे करोगे? 3000 मल्टीप्लाई बाय 90%। ये 2900 से डिवाइड नहीं करना है, 2700 से डिवाइड करना है। हाँ कितना आया रेट? रेट कितना आया? मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट है 2900, कितना होता है? तो देखें एग्जामिनर ने कहा था फिनिश गुड की वैल्यू निकालें, तो हमने फिनिश गुड की वैल्यू निकाल ली। एग्जामिनर ने कहा था फिनिश गुड की वैल्यू निकालें, हमने फिनिश गुड की वैल्यू निकाल ली। हाँ सही है भाई, यहाँ तक ले रहे। देख बेटा 7.6 आ गया ना, सही है। ये गुड आउटपुट की वैल्यू। अब जितना भी गुड, हाँ ये पर यूनिट, अब जितना भी गुड आउटपुट हो इसमें एबनॉर्मल गेन लॉस नहीं देखेंगे, जितना भी गुड आउटपुट। अच्छा भाई अब आए ये 8A 14 करें, चलें हो गया। ओके जी नाउ देखें, कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कंपनी पॉलिशिंग प्रोसेस फॉर द प्रीवियस पीरियड। आउटपुट टू द फिनिश गुड इतना है, नॉर्मल लॉस इतना है, एक्चुअल लॉस इतना है। All losses have a scrap value of this, and there was no opening or closing WIP. What was the value of the input during the period? एक बात सुने, फिनिश गुड की वैल्यू कितनी है? 29
744 डिवाइड बाय 5408, जरा बताओ फिनिश गुड की वैल्यू कितनी है? हाँ भाई, फिनिश गुड की वैल्यू कितनी है? 5.5। सही है। अब एक बात सुनो, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं जरा इसका। जब आपने इसका प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, इनपुट कितना है हमें नहीं पता, नॉर्मल लॉस कितना है 276 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.5, कितना होता है? 690। आपके पास फिनिश गुड होगा, वो होगा 5408, और वो ऑलरेडी है 29744। अब मसला है, तुम्हारा नॉर्मल लॉस था 276, एक्चुअल लॉस है 112, तो ये तुम्हारा एबनॉर्मल गेन है। कितना एबनॉर्मल गेन है भाई? गेन है ना 276 और 112 का डिफरेंस, ये तुम्हारा एबनॉर्मल गेन होगा 164 5.5 के रेट पे। बताओ कितना होता है? 902। सो बैलेंसिंग फिगर हो गया इनपुट, बैलेंसिंग फिगर हो गया इनपुट। सही है, आया समझ में? आया? आया ना? थोड़ा सा टेक्निकल था ये वाला। हाँ भाई, हाँ हाँ मुझे पता। हाँ भाई, यहाँ तक सही है? सही है ना? अगला, एक मिनट में देख लूं। हाँ बस सही है इतना। अच्छा भाई, तो अब तक हमने क्या कर लिया? हमने प्रोसेस कॉस्टिंग को स्टार्ट कर लिया, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली, प्रोसेस के अकाउंट बना के देख लिया एक, और हमने बेसिक सवालात कर लिए कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इन सब कुछ को सिनेरियो में कैसे डील करते हैं। अब तक हमने बेसिक काम किया है। कल इंशाल्लाह काम आगे बढ़ाएंगे, और काम आगे बढ़ाते हुए कल के दिन में क्या कराऊंगा ये मैं आपको बताता हूँ। कल मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स करवाऊंगा। कल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कल मैं कराऊंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ साथ जो है वो कल मैं कराऊंगा कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग WIP आता है तो उसको कैसे डील करेंगे। और कल एक और मेरी कोशिश होगी कि मैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी करा दूं। ये 3 चीजें कल करा दूंगा। तो जब ये कल 3 चीजें करा दूंगा तो ये बेस सेट हो गई। अब बेस सेट होने के बाद फिर हमने इसको आगे सवालात करने, जो कि काफी मुश्किल मुश्किल सवालात हैं। और मैं जो है ना वो ये कह रहा हूँ कि मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन अगेन एज आई हैव रिक्वेस्टेड यू पीपल, थोड़ा पंक्चुअल रहें, थोड़ा यहाँ पे मौजूद रहें। आप इंशाल्लाह देखेंगे आपको फायदा होगा। सही है। और मैं भी नॉन स्टॉप, मैं इस वीक में नॉन स्टॉप इसको खत्म कराऊंगा कुछ भी करें। सही है।